नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। बैंगलोर से हमारे एक मित्र हैं अमन सिंह। उनके द्वारा रचित ये कहानी द रिवेंज ऑफ नार्सिसिस्ट। दोपहर की हल्की बारिश ने शाम को और भी हसीन बना दिया था। दो दोस्त दिल्ली के किंगस्टन अपार्टमेंट की 8 माले के टेरेस पे पार्टी कर रहे थे। मनोज बहुत खुश था। वो आज सभी सीमाएं लांघ जाना चाहता था। वो आज पहली बार शराब पीने वाला था। एक बड़ी सी विस्की की बोतल और कुछ स्नैक्स भी साथ लाया था। करीब 1.5 घंटे बाद लंबी कद, गोरा रंग, मजबूत बाजू और काली आंखों वाला मनोज अपने दोस्त के बगल में मदहोश पड़ा था। मनोज ने बहुत पी रखी थी। फिर से मनोज ने एक और पैक के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके दोस्त ने उसे देने से इनकार कर दिया। पर फिर भी मनोज ने खुद ही अपने लिए एक और पैक बना ली। उसी वक्त मनोज के फोन पे एक मैसेज आया, पर वो ना तो मैसेज पढ़ने के मूड में था और ना ही हालत में। पर उसके बगल में बैठे दोस्त ने उसका मैसेज देखा और फोन को वहीं मनोज के पास रख दिया। कुछ ही मिनटों बाद उसके दोस्त ने कहा कि ज्यादा पीकर वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो वहां से उठा और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। मनोज अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसने एक और पैग बना ली थी। अगली सुबह स्वीपर जब टेरेस साफ करने पहुंचा तो उसने छत के एक कोने में खून के निशान देखे। वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, पर अचानक कुछ देखकर रुक गया। वो वहां से चीखता हुआ सीढ़ियों की तरफ भागा। करीब आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर रजत शर्मा 2 कांस्टेबल्स के साथ शव का निरीक्षण करने में लगे थे। ओ पाटिल, मन न तो लागे सा कि किसी ने टूटी बोतल लौंडे के गर्दन में दे उतारी है। ओ जरूर कोई चोर आया होगा, उसी के साथ आता पाई भैया 800 हो गया होगा। पर रजत को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। आखिर चोर यहां छत पे किसे लूटने आएगा? करीब 2.5 साल बाद मुंबई एयरपोर्ट। दुबली कद, काठी, घुंघराले बाल और हल्की दाढ़ी वाला निकेत उसके फ्लाइट के प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा था। कुछ महीनों पहले ही उसकी दोस्ती एक श्रेया नाम की लड़की से हुई थी। आज उस लड़की से होने वाली मुलाकात को लेकर अनिकेत बहुत ही उत्साहित था। पर वो एक चीज को लेकर परेशान भी था। कुछ दिनों से कोई उसका पीछा कर रहा था। यहां एयरपोर्ट आते वक्त भी उसे वही एहसास हुआ। इसी उधेड़-बुन में था कि उसे अनाउंसमेंट सुनाई पड़ी और वो लाइन में जाकर खड़ा हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट में बैगेज कराउजल के पास जाते हुए उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। अनिकेत ने कुछ सोचा और उसी नंबर पर रिटर्न कॉल किया, पर किसी ने रिसीव नहीं किया। उसने एक और बार उस नंबर पर फोन लगाया पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक एक आदमी उसके करीब आया और एक लिफाफा उसे पकड़ा के चला गया। इससे पहले कि अनिकेत कुछ बोलता, वो तेजी से एग्जिट गेट से बाहर निकल गया। अनिकेत उसका पीछा भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे अपनी खुद की लगेज कलेक्ट करनी थी। अनिकेत सोच में पड़ गया। शायद ये वही आदमी था जो मुंबई में एयरपोर्ट से उसका पीछा कर रहा था। पर क्यों? करीब रात के 11 बजे अनिकेत श्रेया से चैट में लगा पड़ा था। तभी उसे वो लिफाफा याद आया जो उसे कोई थमा कर चला गया था। लिफाफा खोला तो अंदर कोरा कागज था। कागज को पलटकर देखा तो उस पर लिखा था, कल शाम 8 बजे मुझे किंगस्टन अपार्टमेंट में मिलो। ठीक उसी वक्त अनिकेत को उसी नंबर से फोन भी आया। मुझे पता है तुमने मनोज को मारा है, मुझसे आके मिलो वरना मैं पुलिस के सामने सारे सबूतों के साथ चला जाऊंगा। कौन कौन है तुम? अनिकेत ने पूछा पर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अनिकेत बहुत ही चिंतित हो गया। वो मनोज और अपनी दोस्ती के बारे में सोचने लगा। मनोज मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। बहुत ही अमीर घराने से था। उसके पास हर चीज मौजूद थी। उसकी अपनी कार थी जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट करी थी, एक बड़ा सा बंगला और ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स। हाँ, मैं उसकी तरह अमीर नहीं था, मेरी जिंदगी उसकी तरह चमकदार नहीं थी, पर मैं खुश था। तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और अनिकेत अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। देखा तो उसकी मां दरवाजे पे खड़ी होकर उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी।
अगली सुबह अनिकेत उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वो श्रेया से पहली बार मिला था। श्रेया पहले से एक कॉर्नर सीट में बैठी अनिकेत का इंतजार कर रही थी। श्रेया ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और वाइट स्नीकर्स पहने अपने हल्के भूरे बालों को उंगलियों से मोड़ती हुई अपने फ़ोन में बिजी थी। अनिकेत जन्मदिन की बधाई देते हुए श्रेया के सामने वाली सीट पे जा बैठा। उसके बाद वो लोग अपनी पहली मुलाकात को याद करके हंसने लगे। कैसे रेस्टोरेंट के एक छोटे से झगड़े के दौरान दोनों का सामना हुआ था। हालांकि बाद में श्रेया ने माफ़ी भी मांगी थी। उसके बाद दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। लंच के बाद वो दोनों पास ही के एक पार्क में टहलने चले गए। अनिकेत श्रेया को उसके साथ एयरपोर्ट में हुई घटना के बारे में और उसको आ रहे अननोन कॉल्स के बारे में बताना चाहता था। श्रेया, मैं तुमसे एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलो अनिकेत, श्रेया ने कहा। अनिकेत शुरू से पूरी कहानी विस्तार से श्रेया को बताने लगा। श्रेया ने एक ही सवाल पूछा, मनोज कौन है? तुम उसे कैसे जानते हो? अनिकेत ने श्रेया को मनोज और उसकी दोस्ती के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे मनोज के मरने के कुछ घंटों पहले तक वो उसके साथ ही था। वो मेरी और मनोज की आखिरी मुलाकात थी। बहुत खुश था वो। उसे कनाडा के एक टॉप कॉलेज से स्कॉलरशिप मिला था, जो अवसर मैंने खो दिया था। अगली सुबह उसी जगह उसकी लाश मिली थी। किसी ने उसे बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। पुलिस भी उस हत्यारे को नहीं ढूंढ पाई। उन्हें हादसे के स्थल से एक भी सुराग बरामद नहीं हुआ था। यहां तक कि मनोज का फोन भी वहां से गायब था। उसी दौरान मेरी फैमिली के जिद पे मैं मुंबई चला गया था। वो लोग मुझे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे। मैंने आज तक कभी किसी को यह बात नहीं बताई कि उस रात मैं ही मनोज के साथ था। पर मैं किसी कारण वहां से जल्दी निकल गया था और मुझे यह भी नहीं पता कि किसने उसकी हत्या की। तो तुम्हें वो अननोन कॉल्स क्यों आ रहे हैं? श्रेया ने कहा। मुझे नहीं पता, पर कोई है जो कुछ दिनों से मेरा पीछा कर रहा है और अब वही आदमी कल शाम 8 बजे मुझे उसी अपार्टमेंट में मिलना चाहता है। उसके हिसाब से मैं ही मनोज का हत्यारा हूं। कहते हुए अनिकेत ने जोर से अपनी मुट्ठी बांध ली। तो क्या तुम कल उस आदमी से मिलने जाओगे? श्रेया ने पूछा। हाँ, मुझे उस आदमी से मिलना ही होगा। उसे जरूर मनोज के कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। पर वो खुद भी तो हत्यारा हो सकता है और वहां जाना तुम्हारे लिए भी खतरे से खाली नहीं है, श्रेया ने चिंता जताई। चाहे कुछ भी हो, मैं कल उससे बताए वक्त पर उससे मिलने जरूर जाऊंगा। उधर इंस्पेक्टर रजत शर्मा किसी अभिषेक नाम के युवक के मर्डर केस की फाइल देख रहे थे। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था। वो भी 5 महीने हो गए उस हत्या को, पर हत्यारे को नहीं पकड़ पाए थे। आज उस फाइल की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करनी थी। हस्ताक्षर करने से पहले वो उस फाइल को एक आखिरी बार अच्छी तरह से पढ़ के तसल्ली कर लेना चाहते थे कि कहीं कोई सुराग छूट तो नहीं गया। तभी उन्हें याद आया कि पिछले 2 सालों में ठीक इसी तरह के 2 और हादसे हुए थे, जिसमें हत्यारे ने विक्टिम के गर्दे में टूटे हुए बॉटल उतार के हत्या को अंजाम दिया था। इंस्पेक्टर तुरंत बाकी 2 केसेस के फाइल्स भी ले आया। एक फाइल प्रकाश के मर्डर केस का था, जो 1 साल पहले उसी के अपार्टमेंट में इसी तरह से मारा गया था, और दूसरा केस था मनोज का, जो कि 2 साल पहले उसी के अपार्टमेंट के टेरेस पे मारा गया था। और अब 5 महीने पहले ये अभिषेक। ये कुछ सीरियल किलिंग जैसा ज्ञात हो रहा था। इन सभी मर्डर्स में कुछ चीज कॉमन थी। बॉटल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सभी वारदातों से विक्टिम के मोबाइल फोन भी गायब थे, और इन सभी की एक श्रेया नाम की कॉमन फ्रेंड थी। अभिषेक और प्रकाश के घर वालों से पता चला था कि उनके हत्या के कुछ महीनों पहले से ही उन्हें धमकी भरे कॉल आया करते थे। फिर उसी दिन शाम को इंस्पेक्टर रजत को किसी ने लिफाफा भेजा। उसमें एक खत था। आपको यह जान के खुशी होगी कि आप जिस खूनी को ढूंढ रहे हैं वो दिल्ली में ही है, और अब वो एक अनिकेत नाम के आदमी का पीछा कर रहा है। उसका अगला शिकार वही है। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हैं तो आप कल शाम 8 बजे किंगस्टन अपार्टमेंट पहुंचे। अगले दिन शाम 7:30 बजे अनिकेत किंगस्टन अपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ा था। उसने अपनी आईडी वॉचमैन को दिखाई और कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने आया है। वो लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पे पहुंचा और वहां से स्टेयर्स।
टेरेस का डोर आधा खुला था। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला और टेरेस पे पहुंचा। एक कोने में एक आदमी दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। वेलकम मिस्टर अनिकेत। उसने गंभीर स्वर में स्वागत किया। अनिकेत उस आदमी के पास गया और पूछा, आखिर तुम हो कौन और तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? तुम्हें मनोज याद है जिससे तुम्हें ऐसी जगह मार दिया था? मैं उसी का भाई शेखर हूं। शेखर अनिकेत पे जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगा, तुम्हें वो आदमी हो, तुम उससे जलते थे, उसके पैसों से, उसके अय्याश जीवन से, उसकी गर्लफ्रेंड से। मुझे पता है तुमने ही मनोज को और श्रेया के 2 और दोस्तों को भी तुम ही ने मारा है, और उस रात तुम ही थे उसके साथ। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है। पुलिस के पूछने पर भी तुमने नहीं कबूला कि तुम ही उस रात यहां मौजूद थे। क्या बकवास कर रहे हो? उस रात मैं यहां से चला गया था और उसके बाद सुबह मुझे पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। मुझे याद है मनोज के एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था, आई एम कमिंग, प्लीज स्टे अलोन एंड वेट फॉर मी। मैंने नोटिफिकेशन चेक किया तो देखा कोई न्यू फ्रेंड नाम से नंबर सेव था और टीपी में भी कोई रैंडम वॉलपेपर लगा हुआ था। पर मुझे उसी रोज से तुम पे शक था। तुम्ही ने जायदाद के लालच में किसी को उसका मर्डर करने के लिए भेजा होगा, अगर तुम उसके सौतेले भाई जो ठहरे। यह सुनकर शेखर क्रोधित हो गया। उसने अनिकेत का कॉलर पकड़कर एक घूंसा उसके चेहरे पे दे मारा। अनिकेत के नाक से खून नल के पानी की तरह बहने लगा। तभी अनिकेत ने अपना चाकू बाहर कर लिया, जो कि वो अपनी रक्षा के लिए अपने साथ लाया था। ओह, तो तुम्हारे पास चाकू भी है? तो तुम ही ने मनोज और श्रेया के बाकी 2 दोस्तों को भी इसी चाकू से मारा होगा। पर आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कभी नहीं, तू ही वो हत्यारा है। अनिकेत जोर से चीखा और शेखर पर चाकू से वार करने लगा। शेखर किसी तरह उसके वार से बच निकला और उसके हाथ से चाकू छीन ली। तभी किसी ने हवा में गोली चलाई। शेखर, जो कि अनिकेत को चाकू से वार करने ही वाला था, गोली की आवाज से वहीं बर्फ की तरह जम गया। इंस्पेक्टर रजत शर्मा एक कांस्टेबल के साथ टेरेस के दरवाजे के पास बंदूक ताने खड़े थे। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शेखर। मुझे पता तू ही वो हत्यारा है और अब तू अनिकेत को भी मारना चाहता है। नहीं सर, मैं निर्दोष हूँ। अनिकेत ही असली हत्यारा है। आप पहले उसे गिरफ्तार कीजिए। अनिकेत यार, अब घर जाओ गोली खा के। मैं इस घड़े होशियार सीरियल किलर को सरकारी सेवा का आनंद दिलाने ले जाता हूँ गोली खा के। अनिकेत वहां से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में शेखर लॉकअप के अंदर से ही रजत को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि अनिकेत ही असली हत्यारा है। वो बार बार एक ही बात दोहराता, अब अनिकेत श्रेया को भी मार देगा। मेरे ख्याल से वो श्रेया की जान खतरे में है। जब वो मेरे भाई मनोज को मार सकता है, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था, तो वो श्रेया को तो इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है सर, वो एक साइको किलर है। मेरा यकीन कीजिए सर, प्लीज। शेखर की बातों से रजत के दिमाग में भी हलचल मच गई थी। ठीक है, मैं श्रेया से मिलने जाता हूँ और इसे इत्तला कर दूंगा कि हत्यारा पकड़ा गया है। उधर अनिकेत अपार्टमेंट से सीधे श्रेया के घर पहुंचा। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। 2 मंजिला घर था और नीचे ग्राउंड फ्लोर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि श्रेया शायद ऊपर दूसरे माले पर होगी, सो वहीं हॉल में सोफा पे बैठ के इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने वहीं टेबल पर कुछ मैगजीन्स और एक डायरी पड़ी देखी। उसने वो डायरी उठा ली। वो श्रेया की डायरी थी। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ने लगा। मेरा पहला शिकार, 28 सितंबर 2016। मनोज को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने छोटी सी बात के लिए इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती। मैं उसे मार दूंगी। मैं उसे माफ़ी के लिए भीख मांगते देखना चाहती हूँ। मैं बदला लूंगी। इसके लिए मुझे उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। 16 नवंबर 2016। आज मनोज के गर्दन में बॉटल को घोंपकर बहुत सुकून मिला। वो मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पाया था, पर वो दर्द से कर्रा रहा था और आखिरकार मैंने 2 महीने के अंदर ही अपना बदला पूरा कर लिया। मेरा दूसरा शिकार, 3 अगस्त 2017।
प्रकाश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बस गलती से उसकी बाइक को पीछे से हल्की टक्कर मारी थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर प्रकाश ने इस छोटी सी बात को लेकर मुझे पब्लिक में बेइज्जत किया। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 14 दिसंबर 2017। प्रकाश रहम की भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता चिल्लाता, पर मुझे उसे मरता देख बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने 5 महीनों के अंदर अपना बदला पूरा कर लिया था। मेरा तीसरा शिकार 21 मई 2018। अभिषेक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका मजाक मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने मेरी ही पार्टी में मेरे ही गेस्ट के सामने मेरी बेइज्जती की। हालांकि तुमने माफी मांगी, पर तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी अभिषेक। तुम्हें मरना होगा, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। 7 सितंबर 2018। आज मैंने अपना बदला पूरा किया। वो तो इतना नशे में धुत था कि वो मदद के लिए किसी को बुलाने के लायक भी नहीं था। जो भी मेरी बेइज्जती करेगा उसे मरना ही होगा। मेरा चौथा शिकार 3 दिसंबर 2018। अनिकेत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज सन सिटी रेस्टोरेंट में मेरे हाथों से एक पानी का गिलास उस पर गिर गया था। मुझे पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसे भी इस चीज़ को अनदेखा कर देना चाहिए था, पर उसने भरे रेस्टोरेंट में मुझे बुरा भला कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अनिकेत, बस कुछ महीनों का वक्त दो। एक बार हमारी दोस्ती हो जाए, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। आखिरी लाइन को पढ़ते ही अनिकेत के पसीने छूटने लगे। अनिकेत बुरी तरह से डर गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी एक जोर से आवाज हुई। कुछ क्षणों बाद अनिकेत जमीन पे बेहोश सा पड़ा था और श्रेया उसके पास खड़ी थी। उसके चेहरे से दरिंदगी झलक रही थी। वो जोर से हंसते हुए बोलने लगी, अब तुम भी मरोगे अनिकेत। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेइज्जती की। श्रेया धीरे से टूटे हुए बोतल के टुकड़े को अनिकेत की गर्दन में उतारते जा रही थी। उसकी गर्दन से खून बिना रुके बहे जा रहा था। वो दर्द से चीख रहा था। तभी इंस्पेक्टर रजत शर्मा श्रेया के घर पहुंचे। सामने एक लहूलुहान शव पड़ा था और एक टूटी बोतल, और श्रेया वहीं सोफा पे बैठकर कुछ लिख रही थी। इंस्पेक्टर रजत शर्मा के सामने अब सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया था। वो जिसकी रक्षा करने यहां आया था, असल में वही हत्यारिन निकली।